जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार की भूगोल की क्लास लेकर। और मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले जो मैंने क्लास ली है, इससे पहली वाली क्लास, उसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। और अगर सारी पहली क्लास देखने वाले हैं, इससे पिछली वाली क्लासें, तो आप जाइए मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में मैंने फोल्डर बना रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहां से शुरू से आप पूरी क्लासें देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप हार मानकर बैठ गए हैं तो आप एक बार फिर और उठ जाइए और जरा फिर से दौड़ना शुरू कीजिए। हो सकता है आप फिर से उस हार को जीत में बदल दें। तो देखिए, यह भी निश्चित है कि हार के बाद ही जीत होती है। तो आइए पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले मैं आपको पृथ्वी का मॉडल ग्लोब दिखा दूं और उसको समझा दूं थोड़ा सा। देखिए मेरे दोस्तों, ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है, मतलब पृथ्वी इस तरीके से है हमारी। देखिए, अगर हम देखें तो ये जो पृथ्वी है, इस पे जो नीले कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये नीले कलर के जो हैं समुद्र हैं, और जो ये कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये मेरे दोस्तों, ये जो है महाद्वीप और देश हैं। ठीक, तो देखिए, हमने पहले ही बता चुके हैं कि 71% जो है जल है हमारी पृथ्वी पर, और 29% जो है वो भूभाग है हमारी पृथ्वी पर, स्थल भाग है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इस तरीके से अपनी धुरी पर। और देखिए 23.5 अंश झुकी हुई दिखाई गई है ये। ठीक, सीधी खड़ी नहीं है, कैसी है? झुकी हुई दिखाई गई है। और ये किस तरीके से घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूमती है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। और इस तरीके से, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। और इस तरीके से जो है ये घूमते हुए अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे अब आगे, तो हम सब कुछ जानेंगे। और देखिए, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, हम ऊपर की सतह पर रहते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, और हम इसके नीचे जैसे जैसे जाएंगे, आखिर क्या है धरती के नीचे, ये जानना चाहेंगे। जैसे जैसे हम इसको खोदते चले जाएंगे तो क्या है आखिर, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, जो है सिद्धांत और प्रयोग और वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर पृथ्वी की संरचना बताई गई है। ठीक है, हमको अभी तक अंदर हम नहीं पहुंच पाए हैं पृथ्वी के अंदर, तो जो हम जान सकें कि आखिर क्या है पृथ्वी के अंदर। क्योंकि देखिए, रूस में एक गड्ढा खोदा गया था कई साल पहले, तो उसमें क्या हुआ था, जो रूसी वैज्ञानिकों ने जब वो गड्ढा खोदा, तो उसमें क्या हुआ, लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था, और एक जगह आकर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो गड्ढा खोदना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर तो है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे दोस्तों। आखिर आंतरिक संरचना क्या है? देखिए, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी मिलती है, ठीक, और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर जानकारी मिलती है, और प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। हम तीनों के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, अब सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है घनत्व। पहला टॉपिक आता है अप्रत्यक्ष स्रोत से घनत्व। घनत्व की क्या बात है? देखिए मेरे दोस्तों, समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी का टोटल औसत घनत्व, पूरी पृथ्वी का अगर हम औसत घनत्व देखें तो 5.5 है। कितना है? 5.5 है। और अगर हम भूपर्पटी की बात करें मेरे दोस्तों, भूपर्पटी मतलब जिस पर हम सतह पर ऊपर रहते हैं, तो उसकी भूपर्पटी जो है, उसका औसत घनत्व कितना है? 3। ठीक, तो अब आप समझ गएंगे, पूरी पृथ्वी का 5 है और हमारी पृथ्वी का कितना है, मतलब हमारी भूपर्पटी का कितना है? 3। तो इसका मतलब नीचे जो है घनत्व ज्यादा है, ऊपर कम है, तो इसका मतलब नीचे ज्यादा है। तभी तो औसत घनत्व 5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे घनत्व ज्यादा है। और देखिए, वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, तो इसका मतलब जो है ज्यादा घनत्व वाली चट्टानें मौजूद हैं, और पृथ्वी की कोर जो है लोहे की बनी हुई है, निकिल की बनी हुई है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। क्योंकि लोहे का घनत्व 8 होता है, और इसीलिए जो है पृथ्वी का औसत घनत्व भी बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जो है किसकी चट्टानें हैं? लोहा और निकिल, भारी धातुओं की चट्टानें हैं। ठीक, तो लोहे का घनत्व 8 होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव की वजह से क्या होता है, वो घनत्व भी बढ़ जाता है। इस वजह से पृथ्वी का घनत्व बढ़ गया है। ठीक है, टोटल घनत्व जो है, औसत घनत्व पृथ्वी का बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है। तो मेरे दोस्तों देखिए, अब हम पढ़ते हैं दबाव। ये अप्रत्यक्ष स्रोत की बात चल रही है, दबाव की बात चलती है। अब देखिए, दबाव में क्या होता है? देखिए, कोई भी चट्टान
एक निश्चित दबाव को झेल सकती है, और जितना ज्यादा दबाव आप बढ़ाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि वो चट्टान का जो है घनत्व बढ़ना बंद हो जाएगा। एक लिमिट के हिसाब से ही घनत्व बढ़ सकता है। ठीक, तो क्या है, जिससे अधिक कितना ही आप उसका दबाव बढ़ा लीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो है घनत्व जो है बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आंतरिक भाग का जो घनत्व है फिर भी ज्यादा है। ठीक है, और जब ज्यादा है तो इसका मतलब आंतरिक भाग जो है हमारा कैसा है, भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है, भारी धातुओं वाली चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए तापक्रम की बात कर लेते हैं। देखिए तापक्रम की बात कर लेते हैं, तो तापक्रम में क्या है, देखिए आप 32 मीटर तक जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा जैसे ही 32 मीटर गहराई पर जाएंगे, और जैसे ही बढ़ती हुई गहराई पर जाएंगे तापमान में वृद्धि दर जो है घटती चली जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वहां पर उसकी जो वृद्धि की दर है तापमान की वो घटती हुई चली जाएगी। ठीक, गिरावट नजर आएगी। और देखिए 100 किलोमीटर गहराई, 32 मीटर के बाद जैसे ही आप चलेंगे तो 100 किलोमीटर गहराई में क्या देखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बढ़ता है। 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है 100 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। देखिए 32 मीटर पर तो केवल 1 डिग्री सी बढ़ा, 32 मीटर पर ही 1 डिग्री सी बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 32 मीटर से जैसे ही नीचे चले तो 1 किलोमीटर पर क्या बन रहा है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर अब 12 से आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, जब 12 से आप गुणा करेंगे 32 की तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2 और 12 तिया 36, 36 और 2 38, यानी 384 मीटर पर ही 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बैठ जाएगा, बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहां पे तो 1 किलोमीटर की बात चली, यानी 1000 किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी दर है वो कम हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही अब देखिए 300 किलोमीटर की गहराई तक जैसे ही आप 100 किलोमीटर पार करेंगे, जमीन के नीचे धंसते हुए चले जा रहे हैं, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। तो क्या हुआ, 100 किलोमीटर के पार जब आप पहुंचेंगे, 100 किलोमीटर से नीचे पहुंचेंगे तो 300 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझे, वहां पर जो था क्या, प्रत्येक किलोमीटर 100 किलोमीटर तक प्रत्येक किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा था, और जैसे ही 100 के बाद हम 300 किलोमीटर तक चले तो वहां पर क्या हुआ, प्रत्येक किलोमीटर पर केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए प्रत्येक किलोमीटर पर क्या हुआ, जैसे ही हम 300 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पर केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम धरती के नीचे जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है लगातार उसकी दर गिरती चली जा रही है, दर जो है कम होती चली जा रही है और टेम्परेचर कम बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है बाहर की ओर। इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, गर्म बहुत है, और वहां से लगातार क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है बाहर की ओर। इसीलिए ये देख रहे हैं हम कि नीचे को घटता जा रहा है, ऊपर को बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रवाह हो रहा है। ठीक, और ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर भी ये प्रूफ होता है, ठीक, स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है गर्म है। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, इसमें जो है ये बताया गया है कि हमारा जो क्रस्ट है, हमारी जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, वो अनेक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब हम समझते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य दिए गए हैं, किसके, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य जो दिए गए हैं, सिद्धांत जो दिए गए हैं, उनके आधार पर देख लेते हैं। देखिए ग्रहाणु परिकल्पना है। ग्रहाणु परिकल्पना में क्या बताया गया कि एक सूर्य तारा था, उसके पास से एक तारा गुजरा, और जब तारा गुजरा तो उसने क्या किया, उसके जो मटेरियल को बाहर खींच लिया अपने गुरुत्वाकर्षण से, उससे क्या बने, हमारे ग्रह बने। ठीक, ग्रहाणु परिकल्पना ये है। उसमें बताया गया कि हमारी जो कोर है पृथ्वी की वो ठोस है। क्या बताया गया, पृथ्वी की कोर कैसी बताई गई, ठोस बताई गई। ऐसे ही एक ज्वारीय परिकल्पना है और एक निहारिका परिकल्पना है। इसमें यह बताया गया कि हमारी पृथ्वी की कोर कैसी है, तरल है अवस्था, तरल अवस्था में। तो अब यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि या तो पृथ्वी की कोर ठोस है या फिर तरल है। ठीक, आगे देखिए अब प्रत्येक स्रोत की बात करते हैं जो हम देख पाते हैं।
ये तो केवल सिद्धांतों के आधार पर, अनुमान के आधार पर थे। अब हम जो देख पाते हैं, जिनको हम मेजर कर पाते हैं, उनकी बात चलती है। देखिए ज्वालामुखी क्रियाएं, जब आपने कभी देखा होगा कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसके साथ क्या होता है, तरल मैग्मा निकलता है। ठीक, तरल मैग्मा निकलता है और लावा निकलता है। तो इस बात इससे ये स्पष्ट तो होता है मेरे दोस्तों कि कहीं ना कहीं अंदर जो है, हमारी पृथ्वी के अंदर कोई परत ऐसी है जो कि कैसी है, तरल अवस्था में है। ठीक, उसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो बाहर निकलता है तरल अवस्था में। ठीक, तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि कोई ना कोई परत ऐसी है पृथ्वी के अंदर जो तरल है। ठीक, आगे समझते हैं। और देखिए ये बात भी सिद्ध होती है क्योंकि मैग्मा का जो लावा का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, अब भूकंप विज्ञान से साक्ष्य देखिए क्या है। प्रत्यक्ष स्रोत की बात चल रही है, पहला ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई, दूसरा भूकंप विज्ञान के साक्ष्य है। ठीक, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिए जब भूकंप चलता है तो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंप में। एक होती है P, एक होती है S और एक होती है L। ठीक, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको जो है मूल बिंदु कहा जाता है, और जहां पर सबसे पहले हमको भूकंप की तरंगें महसूस होती हैं, भूकंप महसूस होता है, उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र जो है ऊपरी सतह पर होता है, क्रस्ट पर, और केंद्र जो है नीचे होता है। ठीक, तो अब आप समझ गए अधिकेंद्र किसे कहते हैं और जो है भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए P और S और L 3 वेव होती हैं। तो P और S तरंगे क्या होती हैं, देखिए अधिकेंद्र से दूर अधिक स्पष्ट होती हैं। जैसे जैसे ये अधिकेंद्र से दूर जाएंगी, क्योंकि अधिकेंद्र सतह पर है, फिर वो तरंगे चलना शुरू करेंगी P और S। तो क्या होगा, देखिए P और S तरंगे जब चलेंगी तो वो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो अधिक स्पष्ट होती जाएंगी, और जहां पर भी भूकंप केंद्र बने होंगे मेजर करने के लिए, इसको जांचने के लिए, वहां पर जो है वो अंकित हो जाएंगी। ठीक है, सीस्मोग्राफ पर। अब देखिए क्या होता है लेकिन क्या होता है, देखिए लेकिन पाया गया है कि जैसे ही 103 अंश से 143 अंश के बीच जो अधिकेंद्र है हमारा भूकंप का, उससे 103 अंश पृथ्वी की सतह की बात चल रही है, 103 अंश और 143 अंश के बीच क्या होता है, देखिए P तरंगे तो अंकित हो जाती हैं लेकिन S तरंगे अंकित नहीं होती। इसकी वजह क्या है, देखिए मेरे दोस्तों, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर जो है पृथ्वी के ऐसी लेयर है जो कि लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि P तरंगे तो देखिए ठोस और द्रव दोनों में चल जाती हैं, लेकिन S तरंगे जो होती हैं द्रव अवस्था में, द्रव में नहीं चलती हैं S तरंगे। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये जो S तरंगे हैं, ठीक है, S तरंगे जो हैं कहीं ना कहीं बीच में लिक्विड की वजह से नहीं हमें महसूस हुई यहाँ के, और नहीं अंकित हुई हमारे भूकंप केंद्र पर। ठीक, तो देखिए इसका मतलब तरंगे लुप्त हो गई। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई सतह कैसी है, तरल अवस्था में। तो मेरे दोस्तों अब हम एक स्ट्रक्चर बनाकर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आइए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। मतलब पृथ्वी के अंदर कितनी प्रकार की परतें हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने ये जो है ये पृथ्वी की एक लंबत काट ली है, मतलब हम, या ऐसे समझ लीजिए लंबत काट, या ऐसे समझ लीजिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे ये सारी परतें मैंने दिखा रखी है। और देखिए ये किसके अनुसार हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ। अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ है IUGG। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है। तो देखिए मेरे दोस्तों अब हम समझते हैं पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं। देखिए सबसे पहला है भूपर्पटी जिस पर हम मौजूद हैं। ये धरातल है, समुद्र है, ये सब भूपर्पटी के ऊपर ही है। तो भूपर्पटी जो है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये कितनी है, देखिए ये क्रस्ट जो है 0 से 30 किलोमीटर तक गहराई तक जो है हमारी क्रस्ट पाई जाती है। देखिए दोस्तों जैसे ही हम 30 किलोमीटर से नीचे जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेंटल परत। देखिए इसको भी 3 भागों में बांट रखा है वैज्ञानिकों ने, 30 से 200 किलोमीटर तक, फिर 200 से 700 किलोमीटर तक, फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्तों इसमें जो है मेंटल जो है 2 भागों में बांट रखी है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। अब देखिए इसके बाद शुरू हो जाती है कोर। निचली मेंटल के बाद क्या शुरू होती है, कोर। और कोर जो है 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6371 किलोमीटर तक, ठीक है मेरे दोस्तों, कितनी 6371 किलोमीटर तक है।
कोर जो है कितनी है पृथ्वी की, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। और इसको भी, कोर को भी दो भागों में बांट रखा है वैज्ञानिकों ने, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो देखिए इसमें क्या है, इसको कोर को जो है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक तो बाह्य कोर है, और 5150 से 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है मेरे दोस्तों, जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी दो भागों में बटी हुई है, भूपरपटी भी दो भागों में बटी हुई है, एक ऊपरी भूपरपटी और एक आंतरिक भूपरपटी, ठीक, ऊपरी क्रस्ट और एक आंतरिक क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट में क्या है मेरे दोस्तों, जो घनत्व है इसमें अचानक से घनत्व में जो है असमानता आ जाती है, इसको हम बोलते हैं असंबद्धता। क्या बोलते हैं, असंबद्धता। तो इसके बीच में, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉनराड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कॉनराड असंबद्धता। और मेरे दोस्तों जैसे ही हम क्रस्ट खत्म होता है, हमारा भूपरपटी खत्म होती है और ऊपरी मेंटल जब शुरू होती है, तो उन दोनों के बीच में क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट मतलब आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में भी एक क्या पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, और उसको बोलते हैं मोहे असंबद्धता। क्या बोलते हैं, मोहे असंबद्धता। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि मोहे असंबद्धता किन किन के बीच है, तो क्या बोलेंगे, आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो है मोहे असंबद्धता है। इसी तरीके से देखिए, जैसे ही ऊपरी मेंटल खत्म होगा और निचला मेंटल शुरू होगा, तो उन दोनों के बीच भी एक असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है, जो कि घनत्व से संबंधित होती है असंबद्धता। और इसमें जो है भूकंपीय तरंगों का अचानक से व्यवहार बदल जाता है, ठीक। तो ये असंबद्धता कहलाती हैं, इनको समझिए। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच भी एक असंबद्धता है, उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया रेपीटी असंबद्धता। क्या, रेपीटी असंबद्धता। अब जैसे ही हम निचली मेंटल खत्म होगा और बाह्य कोर शुरू होने वाला होगा, तो उन दोनों के बीच भी एक असंबद्धता पाई जाती है, और उस असंबद्धता को बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक। और जैसे ही बाह्य कोर के बाद जब आंतरिक कोर शुरू होने वाली है, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। तो कितनी असंबद्धता होगी कुल, कॉनराड असंबद्धता, मोहे असंबद्धता, रेपीटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। तो कॉनराड असंबद्धता किस किस के बीच पाई जाती है, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच कॉनराड असंबद्धता, आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहे असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपीटी असंबद्धता, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता। तो इतनी असंबद्धताएं हो गई, इनको समझ लीजिए, जान लीजिए कि कौन सी असंबद्धता किन किन के बीच मौजूद है, ठीक। अब और कुछ जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जो भूपरपटी है, हमारी जो भूपरपटी है, क्रस्ट है, ऐसे समझ लीजिए जैसे एक संतरा है और संतरे के ऊपर छिलका है, बस हम समझ लीजिए छिलके पर मौजूद हैं, बाकी पूरी पृथ्वी ये समझ लीजिए कि जो है अंदर ही मौजूद है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की बहुत ज्यादा अधिकता है, तो इसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल, SIAL, सियाल भी बोलते हैं, ठीक। और देखिए ये जो है 30 किलोमीटर तक गहराई तक है। और अगर हम बात करें ऊपरी क्रस्ट, ऊपर वाली क्रस्ट जो है और निचली वाली क्रस्ट, इनकी डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो 2.8 के करीब ऊपरी घनत्व, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है, और 3 के करीब जो है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, यानी 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है क्या है, निचली जो क्रस्ट है उसका जो है क्या है निचली क्रस्ट है उसका जो है क्या है, घनत्व है। इसी तरीके से देखिए अब मेंटल की बात करते हैं। मेंटल जो है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक गहराई तक है। आयतन की बात करें तो पृथ्वी के आयतन का ये लगभग 83% है, और द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का ये लगभग 68% द्रव्यमान इसमें मौजूद है। इसकी बात करें तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। किसमें, मेंटल में किसकी अधिकता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, तो इसको हम सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा, ठीक। और अगर हम अपनी भूपरपटी की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है पूरी पृथ्वी का 1% से भी कम है, और द्रव्यमान भी 1% से कम है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि क्रस्ट कितना कम है, हमारी पृथ्वी का जो भूपरपटी कितनी है, ठीक। अब देखिए कोर की बात कर लेते हैं। कोर जो है 2900 किलोमीटर से शुरू होती है 6371 किलोमीटर तक,
रहती है। इसके दो भागों में बांट रखा है। ऊपरी देखिए मेंटल को भी दो भागों में बांट रखा था, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर को भी दो भागों में बांट रखा है, ऊपरी कोर और निचली कोर, ठीक, आंतरिक कोर। तो देखिए आयतन की बात करें इसकी कोर की तो 16% आयतन है इसका। कितना? पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% कोर आयतन रखती है। और द्रव्यमान कितना रखती है पूरी पृथ्वी का? 32% द्रव्यमान ये रखती है। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए आयतन 83% था मेंटल का, द्रव्यमान कितना था? 68%। मतलब आयतन ज्यादा रखती है, द्रव्यमान कम रखती है मेंटल। और कोर क्या? देखिए आयतन 16% रखती है लेकिन द्रव्यमान 32% रखती है। तो इसका मतलब जो है बहुत भारी धातुओं से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक। अब देखिए बाह्य कोर की अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 10 है, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और आंतरिक कोर की बात करें तो उसका घनत्व कितना है? 13.6 प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें जो है निकिल और आयरन यानी कि लोहे की बहुत ज्यादा अधिकता है। और ठीक है, इसलिए इसको हम निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। तो अगर हम परतों की बात करें तो सबसे ऊपरी पर सियाल, दूसरी अगर मेंटल की बात करें तो सीमा, और अगर कोर की बात करें तो क्या है? निफे। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए मैंने ये समझा दिया और आगे अब समझते हैं। देखिए स्वेस एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया, उनकी भी समझ लेते हैं उन्होंने क्या बताया है स्वेस वैज्ञानिक ने, ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों, और पिछली वाली वीडियो में भी हट गया हूं तो वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक हुए हैं। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का देश है जिसकी राजधानी वियना है। एडवर्ड स्वेस एक वैज्ञानिक हुए हैं, भूगर्भ शास्त्री हुए हैं। उनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान लेते हैं। इन्होंने कैसे बांटा है पृथ्वी को। देखिए इन्होंने जो है 3 स्तर में बांटा है पृथ्वी को। देखिए एक स्तर ये है, एक ये है और एक बीच वाला है, ठीक। तो देखिए इसको बाह्य परत बोला है इन्होंने, इसको मध्यवर्ती परत बोला है और इसको आंतरिक या केंद्रीय भाग बोला है, ठीक। इसको ये भी समझ लेते हैं, बाह्य परत, मध्य परत या कोर, ठीक। तो इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया। जो बाह्य परत है उन्होंने बताया सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर अधिकता है। यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया सियाल, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने मध्यवर्ती परत को बताया कि ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया सीमा, ठीक। क्या नाम दे दिया? सीमा, ठीक। इसके बाद जब उन्होंने आंतरिक परत को बताया कि निकिल और आयरन से मिलकर बनी है, तो इसका नाम रख दिया इन्होंने निफे। क्या रख दिया? निफे, ठीक। अब इन्होंने घनत्व भी बताया। देखिए सियाल का या बाह्य परत का घनत्व इन्होंने बताया 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद सीमा का इन्होंने बताया घनत्व 2.90 से 4.75 यानी 4.75 क्या है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देखिए ये तो हो गया एडवर्ड स्वेस के अनुसार आंतरिक संरचना, केवल इसमें इतना ही है। इसके बाद आगे देखिए हम कुछ और बातें बता दें। देखिए समस्त पृथ्वी पर तत्वों का प्रतिशत समझ लीजिए। समस्त पृथ्वी, पूरी ऑल ओवर पृथ्वी को लिया गया है यहाँ पर और बताया गया कि कौन कौन से तत्व किस किस मात्रा में। तो लोहा देखिए 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% और निकेल 2.4%। अगर देखिए मेरे दोस्तों, अगर पूछे प्रश्न कि समस्त पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो समस्त पृथ्वी पर लोहा हो गया सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व। अगर वो पूछे समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधातु या गैस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अधातु में भी आती है और गैस में भी आती है। अगर प्रश्न ये पूछ ले मेरे दोस्तों कि जो है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन से तत्व किस किस मात्रा में पाए जाते हैं, तो देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की जो मात्रा है वो हम समझा देते हैं। देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है 46.8%, यानी भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा अधातु पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। तीनों एक ही क्वेश्चन हो गए, आंसर एक ही है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन अलग अलग हैं 3। कौन सा तत्व भूपर्पटी में सबसे ज्यादा, कौन सी गैस सबसे ज्यादा, ठीक, और कौन सी अधातु सबसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन हो गई। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 27.7% जो है सिलिकॉन पाई जाती है, ठीक। सिलिकॉन धातु नहीं है, अर्ध धातु में आ जाता है सिलिकॉन, ठीक है। तो अब आता है एल्युमिनियम।
तो एल्युमिनियम में तीसरे नंबर पर 8.1%, 8.1%, लोहा है 5%, कैल्शियम है 3.6%। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है भूपर्पटी में, तो क्या है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कितनी असंबद्धताएं थी, 5 असंबद्धताएं पाई गई थी। तो उन असंबद्धताओं की मैंने एक ट्रिक बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। देखिए मेरे दोस्तों, ट्रिक क्या है, पहले मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। मान लीजिए हम 8-10 लड़के खड़े हैं या 8-10 लोगों का ग्रुप है, वो खड़ा है, ठीक, और वहां पर एक रेपिस्ट जिसने रेप किया है वो आ जाता है। फिर क्या होता है कि हमने आपस में सलाह लगाई और हमें एक कोने में एक राड दिखाई दे रही है, राड रखी हुई है। हमने आपस में सलाह की कि हम इसको ले जाकर लेह में मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है, उस राड से। तो देखिए अब क्या ट्रिक बनाई है, इसको समझ लीजिए। कोने से राड ला, मतलब हम बोल रहे हैं किसी एक से कि कोने से राड ला, राड ला मोहे, मतलब मुझे दे दे। कोने से राड ला मोहे, इस रेपिस्ट को गुट बनाकर, इस रेपिस्ट को गुट बनाकर, हम लोगों ने गुट बना लिया है, इस रेपिस्ट को गुट बनाकर लेह में मारेंगे। कहां मारेंगे? लेह कहां है? लेह लद्दाख का जो है लेह शहर है, वहां मारेंगे। ठीक, तो अब एक बार और समझ लीजिए। कोने से राडला मोहे, इस रेपिस्ट को गुट बनाकर लेह में मारेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये केवल एक ट्रिक है। अगर किसी को अच्छा ना लगे प्लीज मुझे माफ कर देना। तो देखिए मैं केवल याद कराने की वजह से एक ट्रिक बना रहा हूं। तो देखिए समझिए, कोने से राड, तो कोने के कोन से और राड, इन दोनों से मिलकर बन गई कोन राड असंबद्धता। ठीक, मोहे, मोहे से बन गई मोहे असंबद्धता। रेपिस्ट से बन गई रेपिटी असंबद्धता। कौन सी बन गई? रेपिटी असंबद्धता। गुट से बन गई गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेह से बन गई लेहमैन असंबद्धता। ठीक, तो इन असंबद्धताओं को हम बता देते हैं, एक बार फिर और रिवीजन करा देते हैं। कोनराड असंबद्धता क्या है? ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच। ठीक, आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहे असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच रेपिटी असंबद्धता। ठीक, अब देखिए ऊपरी कोर और आंतरिक मेंटल के बीच, ऊपरी कोर और आंतरिक मेंटल और ऊपरी कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और मेरे साथ पढ़ते रहें संसार का भूगोल। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों।